नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप? सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अर्जुन गुरुकुलम में। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि लगातार आप लोगों के लिए कुछ न कुछ लेकर आऊँगा। आज हिंदी भाषा के वर्णों का जो सामान्य ज्ञान है उससे लेकर आया हूँ। ये यूपी, असम टेट, यूपी टेट, सी टेट सभी के लिए है ये। और ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि विस्तृत रूप में इसको जानकारी प्राप्त करेंगे और कुछ सवाल भी मैं अंत में लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों का अभ्यास हो सके। तो मुझे लगता है कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। अगर आप लोगों को मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करें ताकि जो दूसरे साथी इसकी तैयारी कर रहे हैं परीक्षा की, उनको भी फ़ायदा हो। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो देखते हैं हिंदी भाषा के वर्णों का ज्ञान प्रयोग कैसे इसे करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन एक बार समझने के बाद आप लोगों को फिर कभी दिक्कत नहीं आएगी। वर्ण, वर्णमाला की परिभाषा एवं उनके भेद। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, व, च, क, ख इत्यादि। उदाहरण द्वारा मूल ध्वनियों को स्पष्ट किया जा सकता है। राम और गया में चार चार मूल ध्वनियाँ हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते। र प्लस आ प्लस म प्लस अ इज इक्वल टू राम, ग प्लस अ प्लस ग य प्लस आ गया। इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। हर वर्ण की अपनी लिपि होती है, लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण हैं। वर्णमाला वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी में जैसे अ, आ, क, ख, ग, अंग्रेजी में ए, बी, सी, डी। तो इन चीज़ों को समझने की जरूरत है। अब देखते हैं कि वर्ण के भेद क्या हैं, है ना। वर्ण के कितने भेद हैं? दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो वर्णों के बारे में हमने जाना। अब वर्णों के भेदों के बारे में जानते हैं। वर्ण दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाता है। स्वर किसे कहते हैं? जो बिना किसी अन्य वर्णों के, किसी के दूसरे की सहायता के बिना बोले जा सकते, उसे स्वर कहते हैं। इसके उच्चारण में कंठ तालु का उपयोग होता है, जीभ होठ का नहीं। ये एक ध्यान रखने वाली चीज़ है कि स्वरों के उच्चारण में जीभ और होठ का उपयोग नहीं होता, कंठ और तालु का। तो हिंदी वर्णमाला में 16 स्वर है। ठीक है, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ, री, री, ली। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन दो हुए। अब स्वर के भी दो हैं भेद, मूल स्वर, संयुक्त स्वर। ठीक है, स्वर में भी दो हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर वो हैं जो अ, आ, ई, उ, ए, औ। संयुक्त में आई, अ प्लस ए, और औ, अ प्लस ओ, औ, है ना। तो मूल और संयुक्त, मूल के जो है वो तीन भेद हैं। अभी हम स्वर के ऊपर बात कर रहे हैं। तो वर्ण, फिर स्वर। अब स्वर के भी तीन भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। कितने हैं? कितने हैं? तीन, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर चार होते हैं, अ, आ, ई, री। ठीक है, री की मात्रा जो री है, री नीचे के रूप में लगाई जाती है तथा उच्चारण री की तरह होता है। ह्रस्व, दीर्घ, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दो गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, सरल शब्दों में स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वर दो शब्दों से योग से बनते हैं, जैसे आ, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ, बड़ी ई, छोटी ई प्लस छोटी बड़ी ई।
उ, उ प्लस उ, ए, अ प्लस ई, ऐ, अ प्लस ए, तो ये दीर्घ स्वर हुए, है ना। इसके बाद देखते हैं ओ, अ प्लस उ, अ और ओ मिलके औ बनते हैं, ठीक है। तो ये दीर्घ स्वर। प्लुत वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय यानी 3 मात्राओं का समय लगता है, प्लुत स्वर कहते हैं इसको, ठीक है। हर्ष, दीर्घ और प्लुत 3 स्वर हुए, ठीक है। सरल शब्दों में जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। इसका चिन्ह एस जैसा होता है। इसका उपयोग अक्सर पुकारते समय किया, जैसे सुनो, राम, ओम, इस तरह से। हिंदी में साधारणतः प्लुत का प्रयोग नहीं होता। वैदिक संस्कृत में या वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का उपयोग अधिक होता है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो जो प्लुत जो स्वर है उसका उच्चारण और अगर उसका प्रयोग देखना है तो हिंदी में कम, बल्कि ये वैदिक वेदों में वेदों के मंत्रों में उच्चारण करते समय आपने देखा होगा वैदिक मंत्रों में एस जैसा लगा होता है, तो इसको प्लुत स्वर कहते हैं। 3 टाइम्स मतलब कि स्वर से 3 गुना समय लगता है इसके उच्चारण में, ठीक है। और अंग, अयोग, वाह कहलाते हैं। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले होता है। अंग को अनुस्वार तथा अह को विसर्ग कहा जाता है। अह आपने देखा होगा, अंग अनुस्वार कहते हैं इसको, और अह को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग 2 बिंदियां लगी होती है, जैसे ये अ के साथ में 2 बिंदियां लगी। अनुनासिक, निरानासिक और अनुस्वार और विसर्ग ये भी जो है हिंदी के स्वरों का उच्चारण ही होता है। और अनुस्वार हैं जो व्यंजन हैं जो स्वर के बाद स्वर से स्वतंत्र हो जाते हैं। इनके सांकेतिक चिन्ह इस प्रकार से है, आप देखिए, अनुनासिक, अनुस्वार, निर्नान केवल नासिक, केवल मुंह से बोले जाने वाले शब्द होते हैं। विसर्ग ये आप लोग पढ़ते समय देखते हैं ना कि गांव जब हम लिखते हैं तो गांव लिखते हैं, दांत, आंगन, सांचा जब लिखते हैं तो ये अनुनासिक का प्रयोग है, इसे अनुनासिक स्वर कहते हैं, है ना। अनुस्वार में आपने देखा अंगूर, अंगद, कंग, है ना, है ना, तो ये अनुस्वार है। और निर्नुनासिक जो है, निर्नुनासिक में केवल मुंह के इधर इधर उधर, आप, अपना, घर आदि, ठीक है। और विसर्ग में आपने देखा होगा मनः, कामना, पान, पयः, पान, अतः, स्वांत, सुखाय, दुखाय, दुख, ये विसर्ग हैं, ठीक है। तो ये भी स्वर ही कहलाते हैं। इसके बाद देखते हैं व्यंजन। अब तक आपने देखा स्वर और अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या है? जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। बिना स्वर की सहायता के उच्चारण नहीं कर पाते, ठीक है। स्वर की सहायता लेनी पड़ती है तब हम उन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, जैसे क, ख, ग। आपने देखा क अ जुड़ा हुआ है, ख अ जुड़ा हुआ है, ग अ जुड़ा हुआ है। तो ये जो है बिना स्वर के व्यंजनों का उच्चारण हम नहीं कर पाते हैं। स्वरों के सहयोग से जिन वर्णों का उच्चारण करते हैं उसे व्यंजन कहते हैं, ठीक है। क से विसर्ग तक सभी व्यंजन है, क से विसर्ग तक। अंग, अह तक जो है वो विसर्ग है ना। विसर्ग जो है 2 बिंदियां होती हैं। आपने प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है, जैसे अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं, जैसे ख हलंत प्लस अ ख, प प्लस अ प। बिना स्वर के व्यंजन पूर्ण नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखिएगा। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है। दूसरी बात यह है, व्यंजन जब भी हम बोलते हैं, व्यंजन कोई भी शब्द, व्यंजन वर्ण कोई भी हम उच्चारण करते हैं तो वो कहीं न कहीं मुंह के अंदर वायु मुंह में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है, मतलब अटकती है या टकराती है। स्वर वर्ण स्वतंत्र और व्यंजन वर्ण पर आश्रित हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। ये सवाल आ सकता है कितने वर्ण होते हैं, कितने हैं व्यंजन, कितने हैं, तो 33 व्यंजन है।
तो इसके साथ ही व्यंजन की जब हम बात कर रहे हैं कि व्यंजन अ बोलते हैं और जब उसकी उच्चारण करते हैं उसकी जो ध्वनि है वो मुख में कहीं है या बाधित होती है या टकराती है। ठीक है, तो व्यंजनों के 3 प्रकार हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब जानते हैं व्यंजनों के प्रकार। स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण जीभ, मुंह के किसी भाग जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत अथवा होंठ का स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वे सभी व्यंजन जो मुंह, तालु या कंठ, जीभ के किसी भाग से टकराती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जिनके उच्चारण करते समय इन चीजों से टकराती हैं। दूसरे शब्दों में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों से स्पर्श होकर स्पर्श से बोले जाते हैं, इसी से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वो व्यंजन कौन? स्पर्श व्यंजन उनके उच्चारण करते समय कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या होंठ से कहीं न कहीं से स्पर्श होता है, तो इसलिए इसे स्पर्श कहते हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता के लिए वर्गों में विभक्त हैं। ठीक है, स्पर्श व्यंजन मतलब कोई भी उच्चारण जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वे हमारी मुख, कंठ, तालु, मूर्धा या होंठ से स्पर्श होता है या ये स्पर्श करते हैं, तो इसलिए ये स्पर्श व्यंजन कहते हैं इनको। ये व्यंजन 25 होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ये व्यंजन 25 हैं। अब इनके भी अलग अलग स्थान है। कवर्ग कहाँ से? क, ख, ग, घ, ङ, ये कंठ का स्पर्श करते हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ये कंठ का उच्चारण करते हैं, कंठ से स्पर्श करते हैं। चवर्ग च, छ, ज, झ, य, जब हम ये बोलते हैं तो ये तालु का स्पर्श करते हैं। चवर्ग तालु, कवर्ग कंठ। कवर्ग के जितने भी व्यंजन है क, ख, ग, घ, ङ बोल के देखिए, ये कंठ से आवाज आती है। और चवर्ग की जब हम करते हैं तालु का स्पर्श करते हैं। टवर्ग टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण, ये मूर्धा का स्पर्श करती है। चौथा है त, द, ध, थ, द, ध, न, ये दांतों का स्पर्श करती है। तवर्ग जो है वो दांतों का स्पर्श करती है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं त, थ, द, ध, न, उच्चारण करके देखिए, ये दांतों को स्पर्श करते हैं। और ये जो पवर्ग है, ये जो 25 व्यंजन हैं, इनमें पवर्ग जो है प, फ, ब, भ, म, ये होठों का स्पर्श करते हैं। प, फ, ब, भ, म। देखिए मैं उच्चारण कर रहा हूँ, आप सुन के देखिए और देख के फोटो को देखिए। प, फ, ब, भ, म, ये होठों का स्पर्श करते हैं, इसलिए पवर्ग। ठीक है, दूसरा नंबर अंतस्थ व्यंजन। अंत का अर्थ होता है भीतर। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण जब हम उच्चारण करते हैं ये मुंह के अंदर ही रहते हैं। मध्य, बीच, स्थ, स्थिर, इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के माध्यम मध्य का सा हिस्सा होता है। उच्चारण के समय जीभा मुंह के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती। ये व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। ये देखिए, बोल के देखिए, ये मुंह के अंदर ही हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं। य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है। ये अंतस्थ स्पर्श 25 जो है स्पर्श व्यंजन थे। कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और टवर्ग, ये स्पर्श व्यंजन थे। ये अंतस्थ व्यंजन हैं जो 4 हैं। य, र, ल, व, यह अंतस्थ, अंदर ही इनकी आवाज होती है। ठीक है ना, इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। तो दूसरा नंबर जो है अंतस्थ व्यंजन जो है वो 4 हैं और इनके उच्चारण में ये जीभ, तालु और दांतों के परस्पर सटने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। इनका ध्यान, य, र, ल, व, इनके उच्चारण में होंठ, तालु, दांत परस्पर सटते तो हैं, आपस में टकराते तो हैं, लेकिन पूर्ण नहीं होते। अतः ये चारों अंतस्थ व्यंजन अर्धस्वर भी कहते हैं। सवाल आ सकता है अर्धस्वर किन्हें कहते हैं। ठीक है, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन वे वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा करते, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। सांस में गर्मी पैदा होती है, उसे ऊष्म मतलब गर्म, ऊष्म मतलब गर्म। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुंह से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है, यानी उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न उष्ण वायु से होता है। ये भी 4 होते हैं।
ठीक है, ये 4 होते हैं। ठीक है, उच्चारण करते समय ये अलग अलग भागों से कंठ, ठीक है, ताल। अब ये देखिए, कंठ क ख ग घ ङ गले से, कठोर तालु से, तालव्य से, च छ ज झ य श, मूर्धन्य कठोर तालु के अगले भाग के, ट ठ ड ढ ण ढ ढ श, दांत्य दांत से, त थ द ध न, वर्ष्य स ज र ल, ओष्ठ्य दोनों ओठों से, प फ ब भ म, दंत्योष्ठ निचले होंठ और ऊपर वाले दांतों से, ब फ, और स्वर यंत्र से ह। इसी तरह से श्वास प्राण वायु की मात्रा के आधार पर वर्ण 2 प्रकार के हैं, एक है अल्प प्राण, एक है दूसरा है महाप्राण। ठीक है, महाप्राण और अल्प प्राण। संयुक्त व्यंजन, जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मेल से बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं, श त्र ज्ञ श्र, श त्र ज्ञ श्र, ये संयुक्त व्यंजन है। ये 2 अक्षरों के मिलन से बने हैं। क श प्लस अ से क्ष बना है, रक्षक भक्षक क्षोभ क्षय। ठीक है, ये 4 हैं, क्षत्र ज्ञ और श्र, ये 4। ये जो हैं किस तरह, क और श प्लस अ मिलके क्ष बना है, त प्लस र प्लस अ मिलके त्र बना है, पत्रिका त्राण सर्वत्र त्रिकोण। ज्ञ, ज प्लस य प्लस अ मल के बिना सर्वज्ञ ज्ञाता विज्ञान विज्ञापन। श्र, श और र और अ मिलके बना श्र श्रीमती श्रम श्रमिक श्रवण। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। ठीक है, द्वित्व व्यंजन क्या होता है, जब एक व्यंजन का अपने समरूप व्यंजन से मेल होता है तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे क प्लस क पक्का, च प्लस च चा कच्चा, अपने सम अपने बराबर वाले, म प्लस म चम्मच, त प्लस त पत्ता। द्वित्व व्यंजन में भी पहला व्यंजन स्वर सहित रहित तथा दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। अब संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं इसको हम जानें। संयुक्त अक्षर, जब एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वह संयुक्त अक्षर कहलाता है। जैसे क प्लस त क्त संयुक्त हुआ, स प्लस थ स्थ स्थान, स हलन प्लस व स्व स्वाद, द प्लस ध दध शुद्ध। शुद्ध में द पहले है और ध बाद में। यहाँ 2 अलग अलग व्यंजन मिलकर कोई नया व्यंजन नहीं बना है। अब हम देखते हैं कि वर्णों की मात्राएं कौन कौन सी हैं, है ना। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वरमूलक चिन्हों का व्यवहार होता है उन्हें मात्राएं कहते हैं। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वरमूलक चिन्हों का व्यवहार होता है उन्हें मात्राएं कहते हैं। मात्रा किन्हें कहते हैं, व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जिन स्वरमूलक चिन्हों का उपयोग होता है। दूसरे शब्दों में स्वरों के व्यंजन में मिलने के इन रूपों को भी मात्रा कहते हैं, क्योंकि मात्राएं तो स्वरों की होती हैं। ठीक है, तो ये मात्राएं 10 है, जैसे आ ए ऐ ओ उ इत्यादि। ये मात्राएं केवल व्यंजनों में लगता है, जैसे का की कु के कई को कौ इत्यादि। स्वर वर्णों की ही स्वर्ग दीर्घ छंद में लघु गुरु मात्राएं होती हैं, जो व्यंजनों में लगने पर उनकी मात्राएं हो जाती हैं। अब लघु और गुरु के बारे में जब हम छंदों की बात करते हैं तो उस समय जब हम छंदों की बात करते हैं तब पता चलता है कि ये गुरु है या लघु है। गुरु में एस जैसा होता है और लघु में डंडा होता है, जैसे पूर्ण विराम होता है वैसे लघु और गुरु मात्राएं होती है। तो उस हिसाब से जब हम छंदों की गणना करते हैं कि ये कौन सी वर्णी का छंद है, कौन सी छंद कौन सा है ये, तो उसको जानने के लिए लघु और गुरु लगा करके हरि की सुंद है कि सोरठा है कि बरवई है, तो इनका हम जब प्रयोग करते हैं तो गुरु और लघु लगाकर करते हैं। ठीक है, घोष और अघोष व्यंजन भी हैं। कई बार ये सवाल मैंने देखा है, पूछे हैं कि नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्र त्रियां झंकृत होती हुए घोष कहलाती हैं, और जो नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में
स्वर तंत्रिका झंकृत नहीं होती वे अघोष कहलाती है। घोष और अघोष, जिसमें व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं वे नाद, और जो घोष और जो व्यंजन के उच्चारण में स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती वे अघोष कहलाती हैं। अघोष व्यंजन और घोष व्यंजन दो तरह के व्यंजन है ये। जिन वर्णों के उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रित होती हैं झंकृत होती हैं वे घोष कहलाती हैं, और जहाँ नहीं होती वो अघोष कहलाती है। ठीक है ना। घोष में केवल नाद का उपयोग होता है, जबकि अघोष में केवल श्वास का उपयोग होता है। अघोष वर्ण क, ख, च, छ, ट, ठ, त, प, थ, फ, श, श, स। घोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सारे स्वर वर्ण य, र, ल, वर, व है। घोष और अघोष में आपने ये अंतर देखा। हाँ, अघोष वर्ण जो है क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, श, स, ये अघोष है। इसमें स्वर तंत्रियां झंकृत नहीं होती। और घोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा क, ख, ग, जैसे अघोष में देखिए ऊपर ग नहीं है ना, तो चौथा क, ख, ग, घ भी नहीं है वहां, पांचवा न भी नहीं है अघोष में, तो ये घोष है। और सारे स्वर वर्ण व य, र, ल, व और ह ये घोष वर्ण हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि हल। व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाती जाए तब उसे हल कहते हैं। हल लगने का अर्थ है कि व्यंजन में स्वर वर्ण का बिल्कुल अभाव है अथवा व्यंजन आधा है। जैसे हम देखते हैं कि अगर हलंत लगाए तो मान के चलें कि वो वर्ण वो अभी स्वर की कमी है। क हलंत अ इज इक्वल टू क। अगर हलंत लगाए क हलंत अ माने अधूरा है व्यंजन, आधा है व्यंजन। ठीक है ना। तो जैसे क व्यंजन वर्ग है, इसमें अ स्वर वर्ण की ध्वनि छिपी रहती है। यदि हम इस ध्वनि को बिल्कुल अलग कर देना चाहें तो क में हलंत या हल चिन्ह लगाना आवश्यक होगा। ऐसी स्थिति में इसके रूप इस प्रकार हैं क, ख, ग, च। इसके अलावा हिंदी में नए वर्ण भी है, क्षत्र, ज्ञ, ड़ और ड जोड़े गए हैं, किंतु इनमें प्रथम तीन स्वतंत्र नौ का संयुक्त व्यंजन है जिनका खंड किया जा सकता है, जैसे क प्लस छ क्ष, तर प्लस र त्र, ज प्लस य ज्ञ। अतः क्षत्र और ज्ञ की गिनती स्वतंत्र ड होती। ड और ड के नीचे बिंदु लगाकर दो नए अक्षर ड़ और ड बनाए गए हैं। ये भी जो है संयुक्त व्यंजन है। यहाँ ड और ड र की ध्वनि मिली है। इसका उच्चारण साधारणतः मूर्धा से होता है, किंतु कभी कभी जीव का अलग अलग उलटकर मूर्धा में लगने से भी वे उच्चारित होते हैं। हिंदी में अरबी फारसी की ध्वनियों को भी अपनाने की चेष्टा की गई है। व्यंजनों के नीचे बिंदु लगाकर इन नई विदेशी ध्वनियों को बनाए रखने की चेष्टा की गई। जैसे आपने देखा कलम, खैर, ज़रूरत। किंतु हिंदी के विद्वानों पंडित किशोरीदास वाजपेयी जी, टंडन जी, काशी नगरी प्रचार सभा तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन को यह स्वीकार नहीं है। इनका कहना है कि फारसी अरबी से आए शब्दों के नीचे बिंदी लगाए बिना इन शब्दों को अपनी भाषा की प्रकृति के अनुरूप लिखा जाना चाहिए। बंगला और मराठी में भी ऐसा होता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि खजाना नुक्ता लगाया जाता है। नुक्ता लगा करके हिंदी में भी हम लोग कई बार खबर खबर खबर, तो उसका उच्चारण भी बदल जाता है। तो ये आपने देखा कि वर्णों का हिंदी में किस तरह से प्रयोग किया गया। कुछ सवाल और जवाब आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को हो सकता है परीक्षा में इनमें से कुछ आ जाए। तो ये वीडियो थोड़ा ज़रूर लंबा है, लेकिन एक बार समझने के बाद फिर दोबारा आप लोगों को फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। लघु प्रश्नोत्तरी लेकर आए हूँ। अ, इ, क, ई क्या है? क वर्ण है। ये वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को, ध्वनि के समूह को, वर्णों के समूह को, दो वर्गों के समूह को। तो घ दो वर्गों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? क 15, 16, 17, 18, ख 16। स्वर के कितने भेद होते हैं? क 2। मूल स्वर के कितने भेद होते हैं? 9, 3, 2, 8। तो जवाब है ख 3। हर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो घ 4 प्रकार के।
दीर्घ स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 10, 9, 7, 11। ग 7 प्रकार के। प्लुत स्वर को और किस नाम से जानते हैं? तो घ, त्रिमात्रिक स्वर। ये सवाल आप लोगों के आ सकते हैं, तो इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों की थोड़ा सा अभ्यास भी आप लोगों को करा दूं साथ ही। तो ये 10 वाला है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3, 8, 4 या 5। क 3। सवाल नंबर 11, व्यंजनों की संख्या क्या है? 23, 24, 22, 25। घ 25। की संख्या, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 52, 49, 48। ख 52। तो ये थे आप लोगों के लिए हिंदी भाषा के वर्णों का ज्ञान। मुझे लगता है कि ये आप लोगों के लिए वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। निश्चित तौर पर परीक्षा में आप लोग इसको एक बार सुन लेंगे और एक बार पढ़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाला है। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉरवर्ड करें। अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। 24 अक्टूबर को आप लोगों की परीक्षा होनी है, जो पहले से घोषित है। तो आप लोग तैयारी जोर शोर पर चल रही होगी। आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊं वो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आप लोगों को बधाई। ध्यान से पढ़िएगा। मुझे लगता है कि वर्णों के बारे में ये पूरी जानकारी डिटेल में मैं लेकर आया आप लोगों के लिए। ये आप लोगों को फ़ायदेमंद ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आऊँ। मेरा मकसद है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो। मुझे जितना आता है, मैं जितना जानता हूँ, उससे आप लोगों को जो फ़ायदा मिल सके ज़रूर लीजिए। अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो इनबॉक्स में जाकर के आप कह सकते हैं कि इसे और थोड़ा-सा विस्तृत कर दीजिए, या इसके बारे में समझ नहीं आया तो मैं आपको दोबारा से ये बता दूँगा। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आप लोगों को परीक्षा के लिए। आप सफल हों, आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण हों। बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद।